हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीवीटी वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दिस टॉपिक इज़ आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इवन दो दिस इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही हैं। और प्लस में जो हमारे संविधान में अभी के डेट में जो भी चीज़ें हैं उनको समझने के लिए भी इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई आई जस्ट थॉट कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि हमारा संविधान कैसे बना है, कौन कौन से प्रावधान इसके कौन कौन से एक्ट से आए हैं, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी और इसका पीपीटी भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। ये जो पीपीटी है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू अवेलेबल करा देंगे। और उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो CUET का कोर्स है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन उसमें चल रहा है, तो बाकी अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप जो नीचे दिए हुए नंबर है उन पर कॉल करके इसका डिटेल ले लें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो पहला एक्ट था दैट वाज द कंपनीज रूल ऑफ 1773 टू 1858। सी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, व्हेन ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया, उस समय उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो यहाँ पे सीधा आके कोई पॉलिटिकल साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे और यहाँ पे वो एक स्टेट खड़ा करना चाहते थे। दे सिंपली केम हियर टू डू सम ट्रेड। उनको मेन इंटरेस्ट उनका जो था दैट वाज टू डू ट्रेड। बस उनको यहाँ से व्यापार करना था, यहाँ से कुछ सामान खरीद के ले जाना था और उसको वैश्विक बाजार में बेचना था और कुछ प्रॉफिट कमाने थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि दैट द पॉलिटिकल कंडीशन एट दैट टाइम वॉज नॉट वेरी गुड। और इंडिया में पॉलिटिकल कंडीशन जो फ्रजाइल स्थिति में था, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने उठाई और उसने यहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिकल साम्राज्य खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। और आपने देखा होगा कि जो बैटल ऑफ प्लासी है 1757 में हुआ, उसके बाद उनको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया, एक बहुत रिच प्रोविंस इंडिया का उनके कब्जे में आ गया और उन्होंने अपने रेवेन्यू को बहुत स्ट्रॉन्ग किया यहाँ पे। फिर 1764 में एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर। ये हिस्ट्री का पार्ट है, आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट बस 2 बैटल आपको याद रखना है। एक बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ और एक बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 1765 में हुई। और इस ट्रीटी ने, आई थिंक दिस ट्रीटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। लोग कोई बताते हैं कि नहीं, बैटल ऑफ बंडीवास जो हुआ जहाँ पे फ्रेंच हारा और ब्रिटेन जीता, उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ हिस्ट्री में और ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे खड़ी हुई। बट आई थिंक कि 1765 का जो ट्रीटी था, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था, जिससे दीवानी राइट जो थी, जो दीवानी राइट थी 3 प्रोविंस का उस समय, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट था। दीवानी राइट कहने का मतलब होता है कि जो टैक्सेशन का अधिकार है, जो पैसा कलेक्ट करने का अधिकार है, वो अधिकार ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्चर था हिस्ट्री का, जहाँ से चीज़ें बदली। अब यहाँ से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जब दीवानी राइट आई तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव साहब यहाँ के गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसको हम बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि जो मतलब जो फाइनेंशियल जो चीज़ें थी, जो फाइनेंशियल पावर था, वो तो ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखी, बट जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो उस समय के लिए लेना नहीं चाहते थे और वो उन्होंने इंडियन हैंड्स में दे दी। इससे ये हुआ कि अब इंडियन जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है उसके पास पैसा नहीं है और जिसके पास पैसा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। तो एक बहुत ही फ्रजाइल कंडीशन इंडिया में बनी और एक बहुत बड़ा फमाइन भी आया उस समय में। अब जब ये सब चीज़ यहाँ पे हो रहा था तो अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ और उससे लेके 1772 तक लगभग ये 8 साल का जो पीरियड था, ये रैम्पेंट करप्शन का पीरियड था इंडिया में, जहाँ पे कंपनी लूट रही थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। इस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटेन की सरकार थी, उनके दिमाग में आया कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम दैट पॉइंट दे स्टार्टेड मेकिंग रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि जितने भी एक्ट मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दीज एक्ट वर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कि ये जो ड्राफ्ट है, इस एक्ट के बेसिस पे जो कंपनी है उनको पता चलेगा कि हमको क्या करना है। और अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्ट्स को। इसको 2 भागों में बांट के पढ़ना होगा हमें। पहला जो पार्ट है दैट वाज द कंपनी रूल, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, 1773 से लेके 1858 तक।
और कंपनी रूल जो है उसकी खास बात ये है कि इस समय डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार रूल नहीं कर रही थी यहाँ पे, वो कंपनी के थ्रू, रूल ब्रिटिश सॉवरेनिटी का ही था बट वो रूल कंपनी के थ्रू कर रही थी यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है 1773 से लेकर 1858 तक का, इसमें आप देखोगे कि जो कंपनी है वो मेनली एनेक्सेशन पे और एक्सपेंशन पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उस पर बढ़ाने की बात करती है। और आप जब मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज किए, चाहे सब्सिडरी अलायंस का हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हो, रिंग ऑफ फेंस का हो, ताकि वो साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए। ये तो हो गया बात कंपनी रूल का। अब 1858 में कुछ होता है, वो होता है एक बहुत बड़ी सिपाही विद्रोह, द ग्रेट म्यूटिनी जिसको बोलते हैं, सिपोई म्यूटिनी। और इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार थी, उसको ये रियलाइज हुआ कि अब कंपनी के बस की बात नहीं है और अब हमें पूरे मुद्दों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और उसके बाद से कंसोलिडेशन पे काम हुआ कि जो एम्पायर इनके हाथ में आया उसको कितना ज़्यादा ये लोग एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये एक इसका बैकग्राउंड था जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उसका। इसको दिमाग में रखते हुए नाउ लेट्स रीड द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ डिफरेंट एक्ट। द वेरी फर्स्ट एक्ट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि इट स्टार्टेड कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड इट लेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इससे पहले जो इंडिया था, आपको पता होगा कि इंडिया 1707 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज 1707 माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई। और इस समय के बाद इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स पनपना स्टार्ट हो गए, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो मराठा, तो खैर उस समय बहुत बड़ा रूप ले चुका था, बट मराठा और अवध में भी डिफरेंस है। ये जो बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, ये सब जो स्टेट बने, ये सब रीजनल पावर्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये ब्रिटिश जो मुगल एम्पायर था उसका पार्ट था, लेकिन जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये भी ऑटोनोमस हो गए। मराठा हो गया, सिख हो गया, ये सब पहले से एग्जिस्ट करता था, पर मुगल एम्पायर के कारण इनका पावर उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मुगल डिसइंटीग्रेट हुए तो ये भी अपनी अपनी ऑटोनॉमी लेके बैठ गए। तो पूरा इंडिया जो था वो छोटे छोटे डिविजन्स में बटा हुआ था। और जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो भी अभी कंसोलिडेटेड नहीं थी। जो मेनली उनके 3 मेजर प्रोविंस थे, एक बंगाल में था, एक मुंबई यानी बॉम्बे में था, और दूसरा जो था वो मद्रास में था। तो ये जो 3 प्रोविंस था ब्रिटिश एम्पायर का, इसमें भी सेंट्रलाइजेशन का काम हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको डेजिग्नेशन दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। तो ये डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ से ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर भी मिलते हैं इसमें, और ये जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे गवर्नर जनरल के साथ में, यही मिलके अब डिसाइड करेंगे कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सो दिस इज़ अ फैक्ट, यू शुड राइट इट डाउन। और ये PDF आपको ऐसे भी मिल जाएगा, हिंदी में वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सो यू शुड रीड इट। दूसरा जो प्रोविज़न है इसका इम्पॉर्टेंट, वो है कि सुप्रीम कोर्ट की संस्थापना 1774 में हुई, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। और जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो 1774 में आए थे, उनका नाम था लॉर्ड अलाइजा नाम था इनका। और ये अलाइजा साहब जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे। तो कहीं कहीं फैक्ट पूछ सकता है, रैंडम फैक्ट, तो जस्ट नोट इट डाउन। It also prohibited the servant of company from engaging in any private trade or accepting present and bribe from native। हो क्या रहा था, देखो मैं आपको बताता हूँ। 1717 अब याद करो, 1717 वो डेट है जब एक बहुत मेजर फरमान इशू किया गया फारुखसियार के द्वारा। फारुखसियार वर द मुगल एम्परर एंड ही इशूड अ फरमान, और उस फरमान के जरिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स मिले ब्रिटिश कंपनी को। पहला पावर जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि अब ये लोग ट्रेड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट 3000 रुपये इनको सालाना देना था और ये ट्रेड कर सकते थे, इनसे कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि इनको कॉइन मिंट करने का भी पावर दे दिया गया कि नाउ यू कैन मिंट योर ओन कॉइन, और जो कॉइन ब्रिटिश या जो कंपनी मिंट करेगी उस कॉइन का वैलिडिटी होगा। अब आप एक बात बताओ कि अगर आपको कोई पैसा छापने का ताकत दे दे, तब तो कितना सिंपल है आपके लिए। आप मस्त अपना पैसा छापो, अपने पास रखो, उसको सर्कुलेट करो मार्केट में। आप ही जब पैसा छाप रहे हो तो यू आर ऑल पावरफुल। ये फरमान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। इससे हुआ क्या कि जो कंपनी है उसको तो दस्तक
मतलब इशू करने का ये पावर मिल गया कि अब वो जो है उसको अगर कोई ट्रेड करना है तो उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है, कोई लोकल टैक्स नहीं देना है। अब क्या हुआ कि इस कंपनी में रहने वाले जो अंदर के लोग थे वो भी इस कंपनी के दस्तक का या पावर का इलीगल इस्तेमाल करने लगने अपने प्राइवेट ट्रेड में। अब इससे होने ये लगा, हो क्या रहा था मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ब्रिटिश ने ये एक्ट बनाया। एक इम्पॉर्टेंट इसका रीज़न ये है कि कंपनी पैसा बहुत कमा रही थी, कंपनी पैसा छाप रही थी, पर वो पैसा ब्रिटेन पहुँच नहीं रहा था। क्यों नहीं पहुँच रहा था भैया? क्योंकि कंपनी के अंदर के लोग ही बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे। इस पे चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए इन्होंने किया कि हम प्राइवेट ट्रेड बंद कर रहे हैं, अगर कोई भी ब्राइब घूस वगैरह लेता पकड़ा गया तो उसको तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री इन इंडिया। इसने बोला कि देखो अब आपको अपने हर एक एक्टिविटी को एक रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा और उसको ब्रिटेन यानी जो ओरिजिनल सरकार है उसके सामने पेश करना पड़ेगा। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट इज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब होगा कि अब एक पावर होगा और बाकी उसके नीचे सबॉर्डिनेट होंगे। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ही बिकेम द पावर एंड बाकी जो गवर्नर थे मद्रास के और बॉम्बे के वो इसके सबॉर्डिनेट नीचे आ गए। इसके बाद 1773 में ये मेजर 3 प्रोविज़न आपको याद रखने हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसके 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक सुप्रीम कोर्ट की संस्थापना हुई और बाकी जो गवर्नर थे वो सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब हम बात करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। देखो इसका नाम ही है अमेंडिंग एक्ट और इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक्ट के थ्रू आई थिंक सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग है। ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है ये एक्ट बस ये था कि इस एक्ट के थ्रू ना ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को और जो गवर्नर जनरल का पावर है इसके पावर को डिफाइन करना चाहते थे। दिस जस्ट वांटेड टू डिफाइन कि व्हाट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट इज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। हो क्या रहा था कि अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बना दी, इन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया और बस मोटा मोटा प्रोविज़न लिख दिया कि ये बड़ी होगा, इसका ये काम है, पर इन्होंने एक क्लियर कट डिमार्केशन नहीं किया पावर का। सो देयर वाज नॉट अ क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ पावर। और जब क्लियर कट डिमार्केशन नहीं था पावर का तो होगा क्या इससे कि अब गवर्नर जनरल कोई डिसीजन लेगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये डिसीजन तुम कैसे ले सकते हो, ये तो मेरी पावर है। सो दिस एक्ट वॉज मेनली अबाउट रेक्टिफाइंग द एक्ट ऑफ 1773। जो 1773 का एक्ट था उसको थोड़ा सा सुधारना था। सो इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसने बोला कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट हो पर आप गवर्नर जनरल और उनका जो काउंसिल है, जो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उन पे आपका कोई हक नहीं है, उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते, इनको आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हो फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। नहीं तो अगर ये कोई काम करेंगे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा गलत कर रहे हो तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि देखो गवर्नर जनरल जो काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि पैसे से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई अगर रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ हो रही है, तब सुप्रीम कोर्ट आपको फिर चुप रहना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। ये पावर भी गवर्नर जनरल और काउंसिल का है। इट प्रोवाइडेड कि द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल इनहेबिटेंट ऑफ कैलकाटा एंड कोर्ट ऑफ एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिपेंडेंट्स। इनको बोला गया सुप्रीम कोर्ट को कि आपका काम यह है कि कलकत्ता में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए आप एक न्यायिक व्यवस्था बनाओ। उनको हिंदू को आप जो है हिंदू लॉ से ट्रीट करो, मुस्लिम को मोहम्मदन लॉ से ट्रीट करो। उस समय ये होता था कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उस समय कोई कोडिफाइड वर्जन नहीं था। जो कोडिफाइड लॉ है ना, जैसे आज हमारे यहाँ CRPC है या IPC है या अभी इसका नाम बदल गया, भारतीय न्याय संहिता वगैरह हो गया, तीनों का नाम बदल गया, CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये सब कोडिफाइड हुए हैं 1830 में। इस लगभग मैकॉले के समय में ये सारे कोड कोडिफाई हुए हैं। इससे पहले क्या था कि जितना भी लॉ था वो रिलीजियस लॉ के आधार पर बनाया गया था कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको उस धर्म के अनुसार से सज़ा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आप बस इतना ही चीज़ करिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, इस एक्ट के बाद जो 1781 का एक्ट है जो मैं पहले बोल रहा था, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि अब ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो ये 1780s की बात है और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो 1780s तक ब्रिटिश सरकार ने अपना एक्सपेंशन ठीक ठाक कर लिया।
ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य को ठीक ठाक बढ़ा लिया। उस समय तक ये कर्नाटक वगैरह वॉर जीत चुके थे, ये लगभग उलझ चुके थे मराठा से भी, और हो ये रहा था कि मतलब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको तो करना है एक्सपेंशन, इसको तो अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाना है और ट्रेड भी करना है। तो कन्फ्यूज़न आ रहा था कि भाई कंपनी ट्रेड करे या पॉलिटिकल कंसोलिडेशन पे ध्यान दे। तो पिट्स इंडिया एक्ट से इस कन्फ्यूजन को दूर किया गया। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी। इसने कहा कि देखो भैया, कंपनी कमर्शियल फंक्शन जो आपका है, जो कमर्शियल फंक्शन है उसको करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल फंक्शन है, जो कंसोलिडेशन का है, एनेक्सेशन का है, इसको करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये ड्यूल गवर्नेंस की शुरुआत होती है 1784 से। दो काम दिया जाता है। पहला कहा जाता है कि देखो भैया, जो कमर्शियल फंक्शन है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा और जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट से बना था। और इसको याद ऐसे रख सकते हो कि कमर्शियल में जो सी है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में भी सी है, तो कमर्शियल फंक्शन यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो आपको ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल से बोर्ड ऑफ कंट्रोल याद हो जाएगा। क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि कमर्शियल फंक्शन किसका था और पॉलिटिकल फंक्शन किसका था। तो कमर्शियल फंक्शन आप सी से याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। इस एक्ट की खास बात ये थी कि इसने पहली बार ये कहा कि जो ये एम्पायर है, दिस इज़ ब्रिटिश पोसेसन इन इंडिया, यानी कि इस एम्पायर का कर्ता धर्ता मालिक जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य है। सो दिस रिकॉग्नाइज्ड द पावर ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। इवन तो कंपनी इज रूलिंग, कंपनी रूल कर रही है, बट कंपनी इज रूलिंग एज अ एजेंट ऑफ द ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो दिस इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो देखो, हमने 3 एक्ट अभी तक यहाँ पे डिस्कस किए। एक था रेगुलेटिंग एक्ट, एक था अमेंडिंग एक्ट एंड द नेक्स्ट वन जो हमने अभी पढ़ा दैट वाज पिट्स इंडिया एक्ट। आप इसके ऐसे नोट्स भी छोटे छोटे बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट से आपको बस 3-4 चीज़ें याद आनी चाहिए। पहला कि एक गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया, दूसरा इसके 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट बना, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेंडिंग एक्ट की मैं बात करूँ तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर को बाइफरकेट किया गया या बताया गया कि आपका पावर क्या है और आपका पावर क्या है। मेनली सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम बताया गया, गवर्नर जनरल के पावर को ज़्यादा बताया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट से ये हुआ कि ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कमर्शियल फंक्शन को करना और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल फंक्शन को करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आता है एक्ट ऑफ 1786। इस एक्ट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ हो क्या रहा है। ये पूरा का पूरा जो 1757 से लेके और 1858 तक का दौर है ना, इस पूरे दौर में आप देखोगे सारे वॉर्स हुए हैं। एंग्लो कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ पलासी या बंगाल का एनेक्सेशन या एनेक्सेशन ऑफ मराठा या एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद आप देखो तो एंग्लो सिख वॉर। तो ये सारे युद्ध हो रहे हैं इस समय, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख, बैटल ऑफ बंगाल का एनेक्सेशन हो रहा है, अवध का एनेक्सेशन हो रहा है, हैदराबाद का एनेक्सेशन हो रहा है। तो इन सब प्रोविंसेस को क्या करना था, अपने कब्जे में लेना था। अब हो ये रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसको चाहिए अथॉरिटी अपने हाथ में, कि अगर हमने बोल दिया कि हाँ जो ट्रीटी हुई है उस पर हमने मुहर मार दिया तो फिर हमारी बात कोई ना काट पाए। तो जो कॉर्नवालिस साहब थे ये बहुत एक्सपेंशनिस्ट रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी काम, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा, इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ही सेड कि भैया देखो, हमको गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का भी पावर चाहिए, ताकि अगर कहीं पे लड़ाई वड़ाई हो तो हम आराम से ऑर्डर दे पाए। एंड ही वॉज गिवन द ओवरराइडिंग पावर टू हिज काउंसिल, कि जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था 1773 से, उसमें बोला गया कि अब मान लो कि गवर्नर जनरल साहब है और 4 और लोग हैं, और ये चारों लोग कोई भी पक्ष में बात नहीं बोल रहे हैं, ये गवर्नर के फेवर में कोई बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नर ने बोल दिया तो ये गवर्नर का बात सच हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग पावर। ये एक्ट ऑफ 1786 से मिला और इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल आए उन सबको ये पावर जो है मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये खैर कॉर्नवालिस की डिमांड थी और इनके डिमांड को पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 को बनाया गया था।
इसके बाद का जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखो इसके बाद से चार्टर एक्ट आने लगा। अब इन एक्ट से क्या होगा कि इनके पावर को बढ़ाया घटाया जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जब इन एक्ट के थ्रू जो है वो इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाएगी कि अब हमको धीरे धीरे इंडियंस को भी इन जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें शामिल करना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ कि इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसीज। जो मैंने आपको भी बताया कि जो भी ओवरराइडिंग पावर मिली थी गवर्नर जनरल को कि आप अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, उसके डिसीजन को आप पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं। गेव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। अगर मान लो कि अब ये हुआ, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ ये कि बॉम्बे में या महाराष्ट्र में एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ तो एक ट्रीटी साइन हुई, और उस ट्रीटी को जो मद्रास का बॉम्बे का सरकार था वो उसने अप्रूव कर दिया, पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्होंने इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये ट्रीटी इनको लगा कि सही नहीं है। तो ये पावर इनको कहाँ से मिला? फ्रॉम वेयर ही गेट दिस पावर ऑफ ओवरराइडिंग दी अथॉरिटी ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1793। यही सब एक्ट्स ने इनको ये पावर किया। इसने जो ब्रिटिश सरकार ने जो मोनोपोली थी कंपनी की, यानी उस समय ये था कि मतलब ब्रिटेन की में और भी बहुत सारी कंपनी होंगी ना। इंडिया में ये कंपनी क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन ब्रिटेन में तो और भी बहुत सारी कंपनी होंगी। तो इस कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसको मोनोपोली मिला हुआ था। मोनोपोली कहने का मतलब कि सिर्फ यही जो कंपनी है वो इंडिया का ट्रेड संभाल देगी और इससे ट्रेड करेगी। तो इस मोनोपोली को 20 साल तक और बढ़ा दिया गया। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि इसके मोनोपोली को ख़त्म भी किया जाएगा, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। Provisions were made so that the governor commander-in-chief was not to a member of governor general's council unless he was so appointed। ये भी प्रोविज़न बताया गया, जो कमांडर इन चीफ है वो तो कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल ही होगा, अनलेस कि कोई नया कमांडर इन चीफ अपॉइंट ना किया जाए। इट लेड डाउन दैट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस विषय पे बहुत आगे जाके बहस छिड़ेगी, और जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, जो भी फर्दर अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इंडियन नेशनलिज्म का ग्रोथ होगा और कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस में एक मॉडरेट का फेज आएगा जो डिमांड करेगा कि भैया जो इंडियन रेवेन्यू से आप पैसा दे रहे हो, जितने भी उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है कंपनी का या चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इन सबको पेमेंट जो मिलता था वो इंडियन टैक्स के पैसे से मिलता था। ये प्रोविज़न डाला गया था 1793 में। इसको फिर रिवर्ट किया जाएगा 1919 के एक्ट में। तो बस आप इसको कनेक्ट करना कि कैसे ये लिंक कनेक्टेड है। अब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखो जो 1813 में ये एक्ट आया चार्टर एक्ट, इस समय क्या हो गया? इस समय हो ये गया, आपको एक आदमी का नाम याद आ रहा होगा जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन जो था वो लगभग 1800 के आसपास में उसका राइज हुआ फ्रांस में, और उसने पूरे के पूरे यूरोप पे अपना कब्जा कर लिया। एक ही देश बच गया था जिस पे नेपोलियन कब्जा नहीं कर पाया, डैट वाज ब्रिटेन। एंड द रीज़न वॉज कि ब्रिटेन के पास नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी और ये एक आइलैंड है, इसलिए ये बच गया। लेकिन नेपोलियन ने जब पूरे यूरोप पे अपना दबदबा बनाया, कब्जा किया, तो उसने ब्रिटेन का लिंक पूरे यूरोप से काट दिया। तो जितने भी यहाँ पे बाकी कंपनीज थी जो पहले अपना ट्रेड जो है वो यूरोप से करती थी, वो यहाँ के सरकार पे दबदबा बनाने लगी, दबाव बनाने लगी कि भैया देखो जो ब्रिटेन ट्रेड कर रहा है इंडिया से, उस ट्रेड को ओपन कर दिया जाए, यानी उस ट्रेड को ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ ना दे के रखा जाए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म करना होगा। ये प्रेशर अब बनना स्टार्ट हो गया। इसलिए आप देखोगे कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, इट इंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड एक्सेप्ट चीन एंड चाइना। बस ये याद रखना, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगा, बट अब बाकी कंपनीज भी यहाँ ट्रेड करेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ चीन यानी चाइना और चाय में था, टी में था, यानी इन दोनों चीज़ों पे, यानी चीन से जितना भी व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाय में जो व्यापार होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरी। ईजी है भाई, कंपनी जो चीज़ चला रही है वो ब्रिटिश क्राउन का ही है। इट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन पनिश दोज हु डू नॉट पे देम। तो इसने एक प्रकार से लोकल गवर्नेंस की बात जो है वो 1813 में हुई। 1813 में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
पहला मोनोपोली ख़त्म करना, दूसरा पंचायत को पावर देना, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो पॉलिटिकल फंक्शन को कर रहा है, उसने बोला, मतलब उसको ये बोला गया कि आप 1 लाख रुपया पर ईयर एडुकेशन पे खर्च करोगे। 1 लाख रुपया पर ईयर आपको एडुकेशन पे खर्च करना है। और इसके बाद आप देखोगे कि मकाले कमेटी आएगी, मकाले मिनट आएगा, और फिर इंडियन एजुकेशन की नींव रखी जाएगी, जो मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया है, जहाँ पे साइंस, मैथ्स वगैरह 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 पढ़ाने की बात करी जाएंगी। इससे पहले इंडिया में जो एजुकेशन है वो मेनली मोरल और रिलीजियस एजुकेशन हो रहा था। लोगों को साइंस का जानकारी नहीं दिया जा रहा था, बस उनको मोरल, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस इसी सब प्रकार का नॉलेज दिया जा रहा था। इसको बदला गया और ये एक फाउंडेशन का काम करा 1813 का एक्ट। इसके बाद ये आया कि जो द एक्ट रेगुलेटेड कंपनीज टेरिटरी रेवेन्यू एंड कमर्शियल प्रॉफिट एंड इट वाज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेट। इसको कहा गया कि आप अपना टेरिटोरियल अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट सेपरेट रखिए, क्योंकि आपको जो है वो ब्रिटिश सरकार को हिसाब देना पड़ेगा, कितना पैसा कहाँ से आया और आपने क्या क्या किया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आप बोलोगे क्रक्स, इसका 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। पहला कि इसने मोनोपोली ख़त्म कर दी एक्सेप्ट चीन और चाइना। दूसरा, इसने ये किया कि जो लोकल गवर्नेंस है, जो पंचायत है, उसको टैक्सेशन की पावर दी। तीसरा, इसने 1 लाख रुपया पर साल एडुकेशन पे खर्च करने की बात करी। इतना तीनों आपने समझ लिया। क्वेश्चन इसी के अराउंड अगर पूछेगा तो पूछ सकता है वो। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क चार्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लैंडमार्क चार्टर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इसने मोनोपोली ख़त्म कर दी। मोनोपोली ख़त्म कर दी इसने। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड। दूसरी बात ये करी कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली पॉलिटिकल बॉडी बना दिया। इसने कहा कि तुम अब व्यापार छोड़ो, तुम अब शासन करो, राज करो यहाँ पे। इट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया एज ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम अ कमर्शियल बॉडी टू अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड नाउ इट्स टेरिटरी वर हेल्ड एज अ ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी। बस बोलने का मतलब होता है कि ब्रिटेन की जो सरकार है, यानी वहाँ का जो राजा है, अब वही जो है वो कर्ता धर्ता मालिक है भारत का और ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसने मोनोपोली पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी, यानी चीन और चाइना में जो मोनोपोली थी वो भी ख़त्म कर दी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको इंडियन काउंसिल कहा जाता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, यानी कि गवर्नर का ओहदा और ऊपर हो गया कि भैया देखो, पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो पावरफुल था, वो उसके नीचे सबॉर्डिनेट थे, लेकिन अब हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होगा। तो ये एक बड़ा ओहदा है, सेंट्रलाइजेशन हुआ। इससे पहले जितने भी नियम बनाता था गवर्नर जनरल, उसको कहा जाता था रेगुलेशन, पर अब जो है उसको एक्ट कहा जाएगा। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। लेकिन अभी भी देखो, अभी भी गवर्नर जनरल क्या है, ये तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का पार्ट है, लेकिन ये लॉ भी बना रहा है, ये लॉ मेकिंग भी कर रहा है। तो लॉ मेकिंग का पावर भी गवर्नर जनरल के पास दे दिया गया 1833 से। और इसके बाद जितने भी लॉज ये बनाता था उसको कहा जाता था एक्ट। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील और अल्टर एनी लॉ इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, दो इट वॉज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। याद रखना, 1833 में ये प्रयास किया गया था कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है इसको ओपन कंपटीशन के थ्रू लिया जाए। इससे पहले इसमें होता था कि लोग अपने बच्चे को, अपने भतीजे को यहाँ पे बना बना के डीएम वगैरह भेजते थे, और कोई ओपन कंपटीशन नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था। इसको 1833 में खोला गया, बोला गया कि आप जो है अब एक ओपन परीक्षा लेंगे, लेकिन इसको मतलब ये प्रोविज़न आया तो था पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो है वो बोल दिया, इसका अपोजिशन कर दिया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हेन सिविल सर्विसेज एग्जाम बिकेम ओपन और ओपन कंपटीशन के थ्रू कब से रिक्रूटमेंट हुआ, तो उसका आंसर है 1853, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अटेम्प्टेड इन 1833 बट रिजेक्टेड, बट इन 1853 इट वॉज अटेम्प्टेड एंड एक्सेप्टेड बाई द पीपल, द अथॉरिटी। सो इसका आंसर 1853 होगा। इंडियन लॉ कमीशन का इसने संस्थापना किया, और जो मैंने अभी आपको बताया था
कि जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट था, इसका जो कोडिफिकेशन है कि एक बुक में इसको कन्वर्ट कर देना कि इस सज़ा का ये प्रावधान है, इस सज़ा का ये प्रावधान है, ये काम इंडियन लॉ कमीशन का था और इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो इंडियन लॉ कमीशन 1834 में बना, इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आया जहाँ पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसके लिए कोडिफिकेशन हुआ लॉज का। सिविल जस्टिस तो अभी भी रिलीजन के बेसिस पे होता है, उसको हम बाद में डील करेंगे। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट जो था वो अपने आप का लास्ट चार्टर था 1853 का। हमने चार्टर देखा 1793, 1813, 1833 और लास्ट चार्टर था 1853 का। ये जो चार्टर था ये लास्ट इसलिए था क्योंकि 1853 के जस्ट बाद 1858 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा और इस रिवोल्ट के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको बोला जाएगा चलो अब तुम टाटा बाय बाय करो, और जो पूरा का पूरा पावर है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। तो उसके बाद जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर का रूल यहाँ पे होगा। ये था 1853। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो मैं इससे पहले आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डिफरेंट कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अ सर्टेन काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इंट्रोड्यूस्ड 1853 में। इससे पहले जो गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल था वही मेनली करता था, अगर कोई नियम बनाना हो तो वही बनाएगा, कोई अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना हो तो वही लेगा। लेकिन अब 1853 के बाद ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उसको डिफरेंट कर दिया गया और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की संस्थापना करी गई। एक प्रकार का ये मिनी पार्लियामेंट था कि अब लॉ मेकिंग का काम जो है वो ये लोग करेंगे। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिलर आए, यानी आज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका उस समय टोटल नंबर 12 हुआ करता था, और इनको कहा गया आप भैया लॉ बनाओ, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो एग्जीक्यूटिव यानी वो आज के प्राइम मिनिस्टर बन गया। द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18, आउट ऑफ विच 6 people were nominated by the British Crown. This is not so important, so I think you should just read it for the sake of reading. बट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को पहली बार कब सेपरेट किया गया था? सो इट वाज थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि एक लॉ मेंबर जो है वो फुल एज अ मेंबर ऐड कर दिया गया जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, कि अब वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक लॉ मेंबर भी होगा। और बहुत सारे चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे 1853 के बाद। इस एक्ट में 1853 के एक्ट में इम्पॉर्टेंट यही था कि आपको याद रखना है, पहली बात तो ये कि लास्ट चार्टर एक्ट था, इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। दूसरा कि इसने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की संस्थापना की जिसमें 12 मेंबर थे, और इसने लेजिस्लेटिव प्रोसेस को अलग कर दिया एग्जीक्यूटिव प्रोसेस से। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो था ये इसलिए एक्ट, इस एक्ट का दूसरा नाम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी है क्योंकि इससे पहले एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ। क्रांति का बहुत सारा रीज़न था। इमीडिएट रीज़न यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फ्राजाइल था, लोग बहुत परेशान थे, लोगों के रिलीजियस डोमेन में इंटर किया जा रहा था और लोग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से तंग आ चुके थे। तो ब्रिटेन ने कहा कि देखो अब हम आपके भले के लिए काम करेंगे, इसलिए इसको कहा गया द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। हुआ कुछ नहीं, बस नाम चेंज हुआ, काम वही था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे। एंड इट एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, यानी कि ये सिस्टम भी खत्म कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ख़त्म कर दिया गया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन जो है वो नया बनाया गया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था, जैसे मान लो कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के अंदर में बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, उसमें एक मिनिस्टर जो होगा उसका काम ये होगा कि वो इंडिया का देख रेख करे। जैसे मान लो कि आज के डेट में अगर हमने नेपाल को, भूटान को अपना मतलब अपने अंदर ले लिया, हमने एक मिनिस्टर अपॉइंट किया कि भूटान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप हमें रिपोर्ट करेंगे, वही ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था। इसको एक 15 मेंबर का काउंसिल दिया गया जिसका हेड जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, और मेजर जो डिसीजन था इंडिया के लिए वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेता था। और इसके बाद आप देखोगे मॉन्ट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें जो मॉर्ले साहब है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो जो है वो वायसराय ऑफ इंडिया है, और यही लोग मिलकर डिसीजन लेते थे कि भारत में क्या करना है, आगे काम कैसा होगा। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट 1858। ये एक्ट इसलिए आया था क्योंकि लोगों के परेशानी को कम करने की कोशिश करी जाए। और इसी एक्ट के बाद 1858 के एक्ट के बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है
वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। एक फुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आज के डेट में हमारे संविधान में जितनी भी बातें लिखी है उन बातों में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं यहीं से इसको उठाया गया है, इसलिए हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात बताऊं तो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था 1853 से, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया और वो 3 इंडियन ये 3 लोग थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकन राव। जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास से ले लिया गया था, आपको याद होगा 1833 के एक्ट में जो लेजिस्लेटिव पावर मद्रास और बॉम्बे से ले लिया गया था वो उनको वापस कर दिया गया कि चलो भैया आप भी अब नया कुछ काम करो। नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, नए नए स्टेट्स बनाए गए और उनको कहा गया कि अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, जो फुल सेंट्रलाइजेशन था इंडिया में कि सारा फंक्शन जो है वो गवर्नर जनरल और वायसराय करेंगे, इसको ख़त्म किया गया और प्रोविंस को यानी जो स्टेट्स थे उनको अब थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दी जाने लगी। एक और इम्पॉर्टेंट है इसका एक्ट का कि इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आया। ऑर्डिनेंस जो आज का ऑर्डिनेंस होता है सेम वही था कि आप 6 महीने तक उसका कोई वैलिडिटी होगा और 6 महीने के अंदर उसको फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे पास करवाना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस कुछ नहीं होता, एक्ट होता है, इसका मतलब ही वही होता है, लेकिन बस ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लो कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उस समय सेशन में नहीं है या काम नहीं कर रही है और कुछ इमरजेंसी का कंडीशन हुआ तो गवर्नर जनरल या वायसराय जो है वो सीधा ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। इस एक्ट से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है पोर्टफोलियो सिस्टम। अगर 1861 को समअप करने की बात अगर की जाए, पहला है इंडियन इंक्लूडमेंट, इंडियन को इंक्लूड करा गया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। दूसरा है जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। तीसरा है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम यही होता है, कुछ नहीं होता। जैसे आज हमारे यहाँ पे है ना प्रधानमंत्री है तो उनका एक कैबिनेट है और कैबिनेट के अंदर जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ये डिफेंस, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स ये सब सारे पोर्टफोलियो है, इनका एक मिनिस्टर होता है। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था 1861 में, जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। इसमें कुछ नहीं हुआ, बस जो चीज़ें धीरे धीरे मैंने आपको बताई ना कि इंडियनाइजेशन स्टार्ट होगा, इंडियन का जो है इंक्लूडमेंट स्टार्ट होगा और उनको थोड़ी थोड़ी शक्ति और दी जाएगी। नॉन ऑफिशियल मेंबर वर इंक्रीज इन सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत कम मेंबर हुआ करते थे, 12 मेंबर हुआ करते थे। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा डिबेट, डिस्कशन और लॉ अच्छे से बन पाए। देयर वॉज अ इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट गिव देम द पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी यानी जो आज के समय का लोकसभा है, इसको और शक्ति दी गई कि चलो अब आप बजट भी डिस्कस कर सकते हो। अभी भी बजट पे वोट नहीं कर सकते, जो गवर्नर जनरल बजट बना दिया। आज के डेट में क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट को क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं लोकसभा में, फिर लोकसभा में डिबेट चलता है, फिर लोकसभा उस बजट को पास करेगी, उस पर वोटिंग करेगी। अगर लोकसभा उस बजट पे वोटिंग ना करे तो वो बजट फेल हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम है कि उसको जो है, जो प्रतिनिधि है, जो एमपी है, उसका एक प्रकार से परमिशन लेना पड़ता है अगर वो कोई भी काम कर रहा है। तो इस समय ऐसा कुछ नहीं था, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया वो ले लिया, पर धीरे धीरे इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। It provided for nomination of some non-official member in Central Legislative Council by the Viceroy on recommendation of Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce। वो क्या रहा था मैं आपको बताता हूँ कि मान लो जैसे आज के डेट का पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में जैसे आप देख रहे होगे कि राज्यसभा होता है। राज्यसभा में आप क्या होता है, राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट होके आते हैं वो डायरेक्ट हम आप तो चुनते नहीं हैं, वो मेनली जो है वो स्टेट से चुन के आते हैं। जैसे बिहार है, वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वो चुनेगा राज्यसभा के लिए मेंबर। तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में जो है वो राज्यसभा के थ्रू होता है। वैसा ही कुछ जो सिस्टम है वो यहाँ स्टार्ट करने की बात करी जा रही है। द वर्ड इलेक्शन वॉज नोवेयर मेंशन्ड, इवन दो कि कुछ चीज़ों पे चुनाव हो रहा था, कुछ कहीं कहीं पे लोगों को इनडायरेक्टली चुन के भेजा जा रहा था, बट इलेक्शन नाम का कोई शब्द अभी तक हम लोगों को सुनने में मिलता नहीं है, वो आया नहीं था। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 का था कि इसने मेंबर्स को इंक्रीज़ किया और धीरे धीरे पावर और देने की बात करी जाने लगी इंडियंस को। इसके बाद आता है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 में आया और इस रिफॉर्म से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हुआ वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई
कि जैसे मान लो अभी इंडिया है, तो इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अगर आज आप लोकसभा के लिए वोट देते हो तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ उस पर यहाँ के सारे लोग वोट करते हैं, तब ये जीत के जाता है जो भी जीता। अब ये किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट से, ये कहा गया कि भारत में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होगी जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही मुस्लिम लीडर इलेक्ट करेगी और बाकी सब जो लोग हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होगा या वो इलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ से मेंबर को। तो अब प्रकार एक हम बस बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का जो बनने का पूरा बीज है वो डाला गया 1909 के एक्ट से, और इस एक्ट ने लगभग ये साफ कर दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कि आप जो है वो इंडिया में धर्म के नाम पे जो है वो डिवाइड करो और आराम से लंबा रूल करो। और भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग थे जो लॉ मेकिंग का काम कर रहे थे उनके संख्या को बढ़ा के 16 से 60 कर दिया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नंबर यूनिफॉर्म नहीं थे, कहीं पे ज़्यादा था कहीं पे कम था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 1909 के एक्ट में है। तीसरा है कि पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है वो एज अ लॉ मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। देखो, इससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग जा रहे थे, यानी कि आज के डेट का एमपी बन रहे थे, पर कोई मिनिस्टर नहीं बन रहा था, क्योंकि मिनिस्टर बहुत बड़ा पोस्ट होता है। पहला जो मिनिस्टर बना या पहला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एक लॉ मेंबर थे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ पावर और दिया गया, जैसे कि बजट को डिस्कस करने का पावर दिया गया कि अब बजट को आप डिस्कस भी कर सकते हो, और कुछ रेजोल्यूशन भी बजट पे आप ला सकते हो कि आपको मान लो कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपको कोई खर्चा सही नहीं लगा, तो उस पर जो है आप नोटिस दे सकते हो कि देखो ये खर्चा जो है इसको काट दिया जाए। लेकिन स्टिल बजट जो था वो उस पर पूरा बजट जो था उस पर वोटिंग अलाउड नहीं थी। कुछ आइटम्स पे वोटिंग अलाउड थी कि अच्छा इस आइटम को अगर पास करवाना है तो वोटिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज वोटिंग वाज नॉट अलाउड ऑन होल बजट। तो ये 1909 का एक्ट था। इसके बाद आया मॉन्ट्स-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्ट्स-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का आई थिंक वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दिस वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ब्रिटिश लड़ रहा था, तो उस समय जो इंडियंस थे, जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे लोग, उन्होंने सोचा कि देखो ब्रिटेन अभी बहुत परेशान है और इस परेशानी के समय में हमें इसका साथ देना चाहिए, और चूँकि अभी ये वॉर में है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, और वॉर ख़त्म होगा उसके बाद ये हमें बहुत सारा पावर दे देंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने बहुत नाम मात्र का यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया, बट ये बोल रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो जो प्रोविंस है, जो स्टेट है, वहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि दो प्रकार का सब्जेक्ट बना देंगे। एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा। जो रिजर्व सब्जेक्ट होगा उस पर गवर्नर जनरल साहब जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से नियम बनाएंगे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा उस पर जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो नियम कानून बनाएंगे। ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी भी जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया तो गया, पर ये इसके साथ हुआ कि डायरार्की भी ले आई गई। जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था उस पर अभी भी गवर्नर जनरल नियम बना रहा था, और जो इम्पोर्टेंट नहीं था, जो जैसे एडुकेशन हो गया, अगर मैं आपको बोलूँ पुलिस, लैंड, फाइनेंस, ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट में डाल दिए गए, और जो उतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है उसको ट्रांसफर्ड लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है। और ये भी बोला गया कि जो 3 हैं, जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें से 3 जो मेंबर होंगे 6 में से वो इंडियन होंगे। ये भी प्रावधान इसमें लाया गया। 3 of the 6 members of Viceroy Legislative Council were Indians. There were an extension of separate electorate for Sikh, Indian Christian, Anglo-European, Europeans, जो मैंने आपको बताया सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको बढ़ा दिया गया और भी लोग इसमें ला दिए गए। प्रोविंशियल बजट जो था उसको सेपरेट किया गया। ऑब्वियसली जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट लिस्ट जब बना दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों पे लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों पे लॉ बनाएगा, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको भी प्रोविंशियल बजट देने की बात करी गई। एक हाई कमिश्नर इंडिया में अपॉइंट किया गया जिसका काम होगा कि जो ब्रिटिश की सरकार है उससे सीधा रिलेशन बना के रखे, मतलब आज के डेट का एम्बेसी मान के चल लो। एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत करी गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हुआ कि इट प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेंबर ऑफ प्रिंस, जिसको हम नरेंद्र मंडल कहते हैं, एंड द चेंबर वाज इनॉग्रेटेड इन 1921। इट कंसिस्टेड ऑफ 120 मेंबर। इसमें 108 स्टेट के प्रिंस थे एंड 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर स्टेट। 108 प्रिंस थे स्टेट्स के। और मेनली जो, जैसे मैं आपको अगर बोलूँ तो
हो ये रहा था कि जो इंडिया पूरा का पूरा उस समय भारत था, उसमें कुछ टेरिटरी जो थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल थी, लेकिन कहीं कहीं पे जो था वो मोनार्किकल रूल था। इस मोनार्किकल रूल को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रोविज़न बनाया गया था। सो दिस वाज समथिंग अबाउट 1919 एक्ट। इसके बाद एक साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जो था वो मेनली रिव्यू करने के लिए आया था कि इंडिया में सब कुछ कैसा चल रहा है, जिसके बेसिस पे वो एक रिपोर्ट देता है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। और ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ था क्योंकि ये ऑल वाइट मैन कमीशन था और बहुत तगड़ा विरोध हुआ इसका। और इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का खैर वो पार्ट है कि गांधी जी जो हैं वो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। और इसके बाद पहली बार ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें इंडियंस को बोला कि चलो आओ और बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपके लिए संविधान कैसा बनाया जाए। और इसके बाद से जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। दूसरे में जो है कांग्रेस जाती है, पहले और तीसरे को बॉयकॉट करती है, कोई दोनों में निगोशिएशन नहीं होता है। और जो आज़ादी का पूरा प्रोसेस है वो हिस्ट्री में आप देखोगे कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो है कम्युनल अवार्ड। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें ये हुआ कि भैया जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको दलित के लिए भी बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो माइनॉरिटी है इंडिया में उसमें दलित को भी शामिल किया जाए और इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। जिस पे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बोला कि देखो हम आमरण अनशन पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो भारत के बहुत टुकड़े हो जाएंगे और ना जाने भारत का क्या होगा। और उसके बाद फिर गांधी जी के जाने के कारण पूना पैक्ट हुआ और जो BR अम्बेडकर साहब है उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को नहीं मानते हैं, पर हम रिजर्वेशन जो है जो सीट रिजर्व्ड हैं उनको आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जो रिजर्व सीट की संख्या थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ये कम्युनल अवार्ड था। फिर 1935 का एक्ट आया। 1935 का एक्ट बहुत बड़ा है। इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल है और इसमें लगभग जो 70% कंटेंट है हमारे आज के डेट का वो 1935 के एक्ट से ही आया है। सो दिस इज़ अ वेरी लेंदी एक्ट एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको एक एक प्रोविज़न को पढ़ो। बस ये याद रखना कि इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी गई कि जो प्रोविंस थे उनको बहुत पावरफुल बना दिया गया। बोला गया कि मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है उस पर प्रोविंस जो है वो आराम से नियम कानून बना सकता था। जो डायरार्की का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। बोला कि प्रोविंस में कोई डायरार्की नहीं होगी, पूरा का पूरा जो प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा होगा। सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि 1935 के एक्ट में आए थे। और फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जिसमें भारत को आज़ाद कर दिया गया। ये बोला गया कि देखो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब जो मतलब महाराजा है ब्रिटेन के या महारानी है ब्रिटेन की, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो ये होल्ड नहीं करते टाइटल, वो भारत के महाराज हैं। भारत इंडिपेंडेंट है। इसने 2 डोमिनियन बना दिए कि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ और खुद अपना देख रेख करो, और इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। सो दिस इज़ द लेंदी लिस्ट ऑफ एक्ट्स दैट वर इनेक्टेड। और इसी एक्ट से कहीं ना कहीं हमारे संविधान में अभी भी बहुत सारे प्रोविज़न जुड़े हुए हैं। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट एंड आई होप कि मैंने एक ही वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करी है। आपको ज़्यादा अगर याद नहीं हो रहा है तो आप बस 3-4 मोटा मोटा फैक्ट हर एक्ट के बारे में याद कर लो। डैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बीच बीच में जो चीज़ें बताई हैं उसका एक नोट्स बना लो। क्वेश्चन वहीं से रिपीटेडली आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डिनेंस जो है वो मेकिंग पावर कब दिया गया, तो उसका आपको अगर याद आ रहा है कि हाँ ठीक है 1861 में दिया गया है, ओके, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना। पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था, कब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हुई, कब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को बदल दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो फैक्चुअल आते हैं, इसके लिए आपको बस एक बार ये वीडियो देखना है। ये वीडियो अगर आपने एक बार देखा है, समझ में नहीं आया या याद नहीं हुआ, तो इसको 2 बार देखें, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले। धीरे धीरे अगर 1-2 बार अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप आराम से अपने CUET के एग्ज़ाम में, नॉट इवन CUET, इवन NET JRF के एग्ज़ाम में, या अगर बाकी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे और बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था पहले ही क्लास के, कि हमारा जो बैच है जहाँ पे हम फुल कोर्स पढ़ाते हैं CUET के लिए, जहाँ पे अभी एक बैच चल रहा है जिसमें 100+ स्टूडेंट हैं। अगर आपको जुड़ना है उस बैच से, अगर आपको पढ़ना है, बहुत ही कम फीस होता है हमारा, नॉमिनल फ़ीस होता है 2000 के जैसा फ़ीस होता है। अगर आपको हमसे जुड़ना है
तो आप जो नंबर अभी स्क्रीन पे चल रहा है उस पर कॉल करें, या जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें. सो दिस इज़ इट अबाउट दिस. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.